अगर आपको पता चलेगा। नेता नगरी का यह सत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ खालिस राजनीति पर बात नहीं होगी, इसमें बात उस चीज पर होगी जो हमसे और आपसे सीधे रोजाना जुड़ी हुई है, हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था और हम जो हैं ये देश उसकी अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। संसद में जो कार्रवाइयां चल रही हैं उन पर बात करेंगे। ईडी, कांग्रेस, बीजेपी के क्राइसिस मैनेजर्स, इन सब विषयों को भी छूने का प्रयास करेंगे। इस सत्र में हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ हमारे सदाबहार हीरो, जो अभी मुझे पूरा भरोसा है कि हीरो कहे जाने पर भी एक शेर सुनाएंगे, राहुल श्रीवास्तव जी हैं। मेरे नौजवान सीनियर कौशिक डेका जी हैं, मेरे साथ जुड़े हैं इंडिया टुडे मैगजीन के मेरे सहयोगी। और तीसरे मेहमान हैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप से जुड़े पॉलिटिकल इकोनॉमी एडिटर रोशन किशोर। रोशन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। आपके लिए एक बिजी दिन है, आरबीआई ने महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं रोशन किशोर, आप बिहार से आते हैं, हिंदी भाषी व्यक्ति हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो जरा ऐसी भाषा और ऐसे उदाहरणों के साथ बताइए कि नेता नगरी के बड़े दर्शक वर्ग को समझ में आ जाए। पहली चीज, ये जो राजनीतिक शोर शराबा है इससे इतर की रुपया गिरता है, तो जब भाजपा विपक्ष में थी तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि देश की प्रतिष्ठा गिरती है, सुषमा स्वराज जी भी ऐसी बात कहती थी, इस तरह की चीजें आती थी सब सामने। रुपए हम लोग देख रहे हैं लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वजहें, इकोनॉमी की फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है, महंगाई को लेकर हम सारी चीजें कैसे समझें, सरकार के आर्गुमेंट और विपक्ष के आर्गुमेंट, और ओवरऑल जो डिस्कशन हो रहा है कि हम अपनी राय बनाना चाहते हैं, तो आप भाई साहब हमको थोड़ा आसान भाषा में समझा दें। मुझे पता है मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, आप आराम आराम से बताएं। और अब 2-3 चीजें हैं। इकोनॉमी की क्या हालत है, जैसे अभी आपका टिकर चल रहा था कि महंगाई है ही नहीं, जयंत सिन्हा जी कह रहे हैं। आज आरबीआई ने कहा है कि महंगाई है और इसीलिए हम 4 महीने में तीसरी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिसके ऊपर इन्फ्लेशन मैनेज करने की जिम्मेदारी है वो साफ साफ कह रही है कि महंगाई जो है अभी भी चिंताजनक स्थिति पर है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है। जहां तक दुनिया का सवाल है, दुनिया में अभी बहुत खराब समय चल रहा है। आरबीआई गवर्नर ने आज कहा है कि 2 ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के बीच में भी जो है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। पहले महामारी आई, उसके बाद यूक्रेन का युद्ध आया, तो अभी भी स्थिति बहुत खराब है। अब लगातार लोग कह रहे हैं कि जो विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो लोग रिसेशन में जा सकते हैं, अमेरिका जा सकता है, इंग्लैंड का कल रिसेशन प्रेडिक्ट किया गया है। तो ये जब होगा तो हमारे देश पर भी उसका असर पड़ता है, खास करके एक्सपोर्ट अर्निंग्स वगैरह पर जो असर पड़ेगा, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स है उनका असर पड़ेगा। तो मोटा मोटी जो है भारत के लिए बहुत कठिन समय है। ये सच है, ये आरबीआई ने भी आज कहा है, अभी कुछ और आंकड़े शाम में आएंगे, कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जो है तेजी पकड़ रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला है उसमें साफ है कि भारत, मतलब अगर एक घोड़ा है तो जो 2 ही अगले पैर जो है उसकी तेजी पकड़ रहे हैं। जो पिछले 2 पैर हैं, जो पूरा इनफॉर्मल सेक्टर का जो मामला है, खेती का जो मामला है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं बिहार से आता हूँ, आप गांव में फोन करके पता करेंगे तो धान नहीं लग रहे इस बार, क्योंकि बारिश नहीं हुई है उस तरीके से बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो खेती में भी जो आमदनी है उस पर चोट पड़ेगी। तो जो बॉटम 50% या 60% है इकोनॉमी का, वो इस तेजी का हिस्सा नहीं है, वो इस तेजी का भागीदार नहीं है, ये बात साफ है। और इसलिए जो विकास होगा भी तो उसमें सब लोगों को आमदनी नहीं मिलेगी। ये अर्थव्यवस्था की बात है। इसको मतलब अगर किताबी भाषा में कहें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी चैलेंजिंग समय है अर्थव्यवस्था के लिए। ग्रोथ अगर होगा फिर भी इनइक्वालिटी उसमें रहेगी, सब लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। और ये हमको याद रखना चाहिए कि बाकी लोगों के लिए महामारी 2020 में आई, लेकिन हमारे देश में 2017-18 से ही जो है ग्रोथ रेट कम होनी शुरू हो गई। तो पहले से जो है वो, मतलब जो दौड़ने वाला घोड़ा है वो पहले से ही कमजोर हो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि पहले का भी कुछ बहुत चर्बी थी जिसको जला ले। जहां तक राजनीति का सवाल है कि सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या कह रहा है, तब रुपया कितना गिर रहा था, स्मृति ईरानी जी ने कहा कि तब आपके जमाने में महंगाई इतनी थी, तो उसको मैं एकदम बोलचाल की भाषा में अगर कहूं तो तुलसीदास जी जो लिख करके गए थे कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, इसका फैसला सड़क पर होगा। इसका फैसला जो है आप किताबी बहस में या लेख लिखकर या वो चार्ट और ग्राफ बनाकर जो मैं अखबार में रोज करता हूं वो आप नहीं कर सकते। विपक्ष का दबाव अगर सरकार पर पड़ेगा तो सरकार को अपने जो उसका राजकोष है, जो फिस्कल पूरा मेजर है, उस पर चोट खा करके भी उसको लोगों को राहत पहुंचानी पड़ेगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी ये एक दिन के लिए कर रही है, देश का विपक्ष ये एक दिन के लिए कर रहा है, या सही में ये लोग सरकार पर जो है बड़ा दबाव बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यूपीए की जब सरकार थी, जब महंगाई अपने चरम पर थी,
तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत होती थी वो आज से बहुत ज्यादा है, मतलब 140-150 के आसपास डॉलर प्रति बैरल होता था। तब भी पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं बिकता था जितना आज बिक रहा है। तो ये जो दाम है वो एक राजनीतिक फैसला है। कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का कॉन्फिडेंस है। हम और आप दोनों यूपी चुनाव में हम लोग देख करके आए थे कि हर वोटर बोलता था कि महंगाई से समस्या है, लेकिन महंगाई से समस्या है इसका मतलब नहीं है कि वो भाजपा को छोड़कर किसी और को वोट देते। तो ये जो राजनीतिक गणित है, या जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी गणित हम कह सकते हैं, उसका फैसला सिर्फ किताबी आंकड़ों से नहीं किया जा सकता है। उसका फैसला जो है वो सड़क पर होगा। अगर विपक्ष जो है सरकार पर दबाव बना पाता है तो आप कुछ दिन में और जो है कुछ और स्टेप्स देखेंगे। अगर सरकार को लगता है कि विपक्ष का दबाव नाकाफी है या उससे हमको राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला है, तो गुजरात चुनाव तक आते आते मेरे ख्याल से वो स्थिति हम लोगों को समझ में आई। तो मोटा मोटी यही है। कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं? जी रोशन, मेरे दो सवाल और हैं। एक तो भाई साहब ये बताइए कि एक बताया जा रहा है महंगाई है, अब महंगाई कैसे दूर होगी? तो किसी ने एक हेडिंग लगाई कि ज्यादा ईएमआई दो तो महंगाई काबू में हो जाएगी। जो रेपो रेट पे फैसला है, ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा ये बताइए। अब ये मतलब इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है जिसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं। ये हमारे देश में इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हाँ, मतलब थोड़ा आसान भाषा में बताएं। पॉलिसी का गाइडिंग फ्रेमवर्क है। इसमें महंगाई काबू करने की जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई को दी जाती है। और हाँ। ये एक समझदारी है कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो मतलब महंगाई क्यों बढ़ती है इसको पहले समझना होगा। बताइए। मेनस्ट्रीम इकोनॉमिक्स है वो हमको ये समझाती है कि महंगाई तब बढ़ती है जब चीजों की जो सप्लाई है उससे ज्यादा डिमांड हो जाती है। तो एक्चुअली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है उससे ये समझा जाता है कि हमारे आपके जैसे लोग और बिजनेसमैन दोनों का जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है या कॉस्ट ऑफ लोन रिपेमेंट है वो बढ़ेगा, तो उससे आपकी डिमांड कमेगी। तो ये एक्चुअली ग्रोथ रेट को कम करने का उपाय है। कहते हैं कि इकोनॉमी ओवरहीटेड हो गई, तो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो वो ये मान के चलती है कि हम ग्रोथ रेट को कम करेंगे। अब ये एक इस्टेब्लिश्ड डॉगमा है। मेरी निजी राय अगर आप पूछिएगा तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 2 दिन पहले हमारे अखबार में हम लोगों ने एक लेख भी छापा था, क्योंकि हमारे देश में महंगाई क्यों बढ़ती है। आज कच्चा तेल अगर $100 से $110 से $70 का हो जाएगा तो हमारे देश में महंगाई घट जाएगी। तो इसका डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक डॉगमा की तरह काम करती हैं, तो ये भी हमारे देश में काम करता है। अच्छा, एक आखिरी चीज ये बता दीजिए भाई साहब, ये जो संसद में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं ने महंगाई पे जैसी भी बहस हुई तमाम दलीलें दी, तो आम नागरिक उसको क्या समझे? हम अपने भविष्य को लेकर कैसे चिंतित हों? शेयर में पैसा लगाएं, बचत करें, खर्च करें, करें क्या? देखिए, शेयर में पैसा लगाने का इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो जी। एक जो सबसे जरूरी चीज हमको समझनी चाहिए, मतलब लोग कहते हैं जुआ है, ये वो है, जो भी है, वैसे तो क्रिप्टो भी जुआ है, लेकिन शेयर मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होता है वो उसका जो पैरामीटर है, उसका जो पैमाना है, वो सिर्फ वो कंपनियां होती हैं जिनके शेयर ट्रेड किए जाते हैं उस मार्केट में। कोई अगर सड़क पे रेहड़ी लगाता है, कोई किसान अगर उसके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई, उसका धान होगा कि नहीं होगा, या जो मतलब फौज में नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब चीजों का शेयर मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो उसमें बहुत पैसे लगे हुए हैं, वो दुनिया में बहुत बड़ा खेल है। लेकिन हमारे जैसे अर्थव्यवस्था में मेरे ख्याल से जो टॉप 10 या 15% है शेयर मार्केट पे, उससे फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। आम जनता को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से एक कठिन समय है, और ऐसा नहीं है कि अगले 6 महीने या 1 साल में आप इससे निकल जाने वाले हैं, क्योंकि कहने के लिए भारत जो है देश में भी दुनिया में फिर से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन ये 7.2% की जो ग्रोथ रेट है उसमें एक बहुत बड़ा बेस इफेक्ट भी है। और हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम लेवल्स हैं, 4-5% ग्रोथ रेट से हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो अमेरिका के लिए जो 3% ग्रोथ रेट है वो हमारे लिए 8-9% ग्रोथ रेट है। मतलब उतने पे इकोनॉमी ग्रो करेगी तब जाकर के, मतलब जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। उसके अलावा जो है चीजें बहुत मुश्किल है। और इस पे मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि मीडियम टर्म में कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं दिखती है कि भारत, आपको याद होगा जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो एक समय चर्चा की जाती थी कि इंडिया डबल डिजिट्स में ग्रो करेगा। आज के तारीख में वैसी संभावना नहीं दिखती है निकट भविष्य। तो ये एक चिंताजनक बात है, इस पर कोई दो राय नहीं। अच्छा। लेकिन राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं, इसकी अर्थशास्त्रियों को बहुत समझ नहीं होती है मेरे ख्याल। एक अर्थशास्त्री बाकी अर्थशास्त्रियों के बारे में ये टिप्पणी कर सकता, हम नहीं करेंगे। ये बताइए, आप कह रहे हैं राजनीति पर ये जो सारे फैसले हैं हमारे देश की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले, ये तो सरकार ही लेती है, नेता ही लेते हैं। फैसला लिया गया नोटबंदी का, फैसला लिया गया जीएसटी को लागू करने का, और उसके बाद आपकी इकोनॉमी को लेकर और भी तमाम जो आपने पॉलिसीज बनाई, तो इनका तो सीधा असर पड़ता ही है ना हमारी जीडीपी की ग्रोथ पर। जैसे मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में जब घूम रहा था जी, मैं जब बिहार और यूपी के चुनाव में घूम रहा था तो मुझे बड़े पैमाने पर
ऐसी स्किल्ड लेबर मिली जो स्किल्ड काम को छोड़कर मजबूरी में अनस्किल्ड की तरफ आई थी। तो ये तो एक बड़ा क्राइसिस होगा मेरे ख्याल से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, बिल्कुल असर पड़ता है इन चीजों का, लेकिन बात यह है कि, और ये मेरे ख्याल से मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी सब्जेक्टिव फैक्टर से कह रहा हूं, लेकिन 2016 के बाद से, नोटबंदी के बाद से चुनाव दर चुनाव हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मतलब गुर्बत में रहने के बजाय वोट दिया है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विपक्ष की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। जैसे नौकरियों का बहुत बड़ा सवाल था उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब हम जाते थे गांव में तो लोग कहते थे कि इनका भी तो राज आएगा तो नौकरी तो वैसे ही मिलेगी, मतलब कोई बहुत ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो क्रेडिबिलिटी रिगेन करने का सवाल है मेरे ख्याल से ऑपोजिशन का, और अगर वो ऑपोजिशन कर पाएगा तो चीजें उसके लिए बदलेंगी और तभी इकोनॉमिक मुद्दे इलेक्टोरल मुद्दे बन पाएंगे, राइट? इलेक्टोरल मुद्दे बन पाएंगे। चुनाव कई चीजों पर होते हैं, सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं है। जी जी, थैंक यू रोशन किशोर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौशिक, आपका रुख करते हैं। बार बार रोशन विपक्ष की राजनीति और इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि जब तक ये मुद्दा नहीं बनेगा, अब हम खूब डिस्कस कर लें, इकोनॉमिस्ट डिस्कस कर लें। कांग्रेस पार्टी शुक्रवार के रोज जब हम नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहली बार सड़क पर जुझारू मोड में नजर आई, परिवार समेत। जिन सोनिया गांधी को कभी हमने प्लेकार्ड या बैनर लहराते नहीं देखा था, देख लिया। प्रियंका गांधी को पुलिस उठा के ले गई, महिला पुलिस है ना, वहाँ पे बैठे हुए हैं वो पुलिस लाइन में, जो एक थाना है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या फाइनली उनको समझ में आया कि सिर्फ गांधी परिवार और ईडी के इर्द गिर्द रहेंगे तो पब्लिक की सिंपैथी नहीं बढ़ेगी? कांग्रेस की क्या रणनीति इवॉल्व होती हुई दिख रही है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। कौशिक, देखिए, ये नई बात नहीं है। कांग्रेस ने इससे पहले भी, आप अगर 2016 के बात करेंगे, जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद 2016-17 को भी उन्होंने किया था बहुत सारे, और फिर भ्रष्टाचार की बात, जो राफेल के बारे में भ्रष्टाचार की बात की थी, तो कांग्रेस ने 2-3 बार ऐसे सड़कों पे आके, जो बड़े नेता की नाम आपने लिया, गांधी फैमिली और बाकी जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, वो सड़कों पे आए हैं, ऐसे प्रोटेस्ट भी किए हैं। ये नई बात नहीं है, लेकिन समस्या कहाँ पे है कि कांग्रेस, जहाँ अंग्रेजी में बोले तो फिजल आउट हो जाते हैं। वो प्रोटेस्ट करते हैं, 2-3 दिन सड़कों पे होते हैं, धरना भी देते हैं, सब कुछ होते हैं। जैसे आपने देखा आज काले कपड़ों में है, सोनिया गांधी भी बाहर आई है, इससे पहले भी वो आई थी, लेकिन हो सकता है एक हफ्ते बाद, कुछ पता नहीं है। जैसे हमने देखा था इससे पहले अग्निवीर को लेके प्रोटेस्ट आए थे, उन लोगों ने ऐलान किया था हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन अब तो वो प्रोटेस्ट है नहीं कहीं भी। तो इसी तरह इस बार मोमेंटम का मसला है कि वो खो देते हैं। पता नहीं इस बार क्या होगा, हो सकता है इस बार कंटिन्यू करे, नहीं भी कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पे कोई ये टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो कितना आगे जाएंगे, कब तक जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इतने में राहुल गांधी का विदेश जाने का प्रोग्राम बन जाए, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो कर रहे हैं अभी कांग्रेस ने आज जो किया है, वो किसी भी विरोधी दल को, इससे पहले भी हमने पूरे भारत के इतिहास से, किसी भी देश के इतिहास में देखेंगे, विरोधी दल को ये करना ही चाहिए। क्योंकि ये बात सच है कि जो देश के आज सबसे बड़ा मुद्दा है इकोनॉमी को लेके, अर्थनीतिक व्यवस्था को लेके, रोजगार को लेके, या जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन सब को लेके, प्राइस राइज को लेके, महंगाई को लेके, इन सब को लेके प्राइमरी मुद्दा है और लोग परेशान हैं इनको लेके। लेकिन जैसे आपने कहा ना, क्रेडिबिलिटी की बात यह है कि ये प्रॉब्लम तो है, ये सारे प्रॉब्लम पहले भी थे। अगर हम 2016 से पहले देखें, 2014 से पहले देखें, जब मोदी आए थे, उनसे पहले देखेंगे तो तब की जो इन्फ्लेशन रेट्स थे, उस समय की एवरेज इन्फ्लेशन रेट, और अब के जो कंपेयर करेंगे 2016 से 2021 तक, आप देखेंगे कि 2016 के बाद इन्फ्लेशन रेट्स कम है उस कंपैरिजन में। या जो प्राइस राइज की बात हो रहे थे, तब भी मोदी कह रहे थे, अब राहुल गांधी कह रहे हैं। तो लोगों के मन में ये बात है कि सत्ता में जो पार्टी आए, वो पार्टी इन्फ्लेशन या प्राइस राइज या एम्प्लॉयमेंट के मामले में कुछ भी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन इंडिया में, भारत में जो इलेक्शन होते हैं और ये सेंसेक्स की बात कर रहे थे, ये दोनों ही चीज़ मुझे नहीं लगता इकोनॉमिक फैक्टर से प्रभावित होते हैं, ये इमोशंस पे चलते हैं। तो इसलिए ये सारे इकोनॉमिक एजेंडा के होते हुए भी, प्रॉब्लम्स होते हुए भी, आपने देखा है कि 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए, 1-2 को छोड़ के,
सारे ही इलेक्शंस में बीजेपी ने भारी जीत पाई है। हाँ, जहाँ पे उनको रीजनल कोई लीडर ने टक्कर दिया है स्टेट इलेक्शंस में, वहाँ जैसे दिल्ली कहे या बंगाल कहे, वहाँ पे वो सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन कहीं पे भी सफलता और असफलता के निर्णायक इकोनॉमिक इश्यूज नहीं रहे हैं। तो इसलिए ओपोजिशन को ये सब करना तो पड़ेगा क्योंकि ये अहम मुद्दा है, लेकिन इसको कैसे एक प्रॉपर नैरेटिव की तरह लिया जाए, सस्टेन किया जाए, लंबी रेस पे आ जाए। ये नहीं कि 3 दिन किया और उसके बाद सब गायब हो गए। इसको एक कॉन्स्ट्रक्टिव वे पे पूरे देश में कांग्रेस को आगे लेके जाना पड़ेगा, और कांग्रेस ही नहीं, सारे विरोधी पार्टी को एकजुट होकर आना पड़ेगा। और आपने देखा विरोधियों की जो एकता है वो तो है ही नहीं। आप कई सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारे बातों पे, इतने इम्पोर्टेंट बातों पे भी वो लोग एकजुट होके प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जब तक यूनाइटेड होके एक सिंक्रोनाइज्ड और सस्टेन्ड मूवमेंट नहीं चलेंगे, तब तक ये ऐसे बीच बीच में ऐसे वन ऑफ टीवी इवेंट बनते रहेंगे। जी राहुल श्रीवास्तव जी, संसद का एक और सप्ताह बीत गया, इन कार्रवाइयों पर आपकी टिप्पणी। देखिए सौरभ, पहला ये है कि ये जो पूरी डिबेट प्राइस पे हुई, मैं इसमें कहूंगा कि प्राइस राइज की ये जो डिबेट है, ये एक तो एक रूल नंबर, जैसे लोकसभा में हुई, रूल नंबर 193 के तहत हुई, जिसके एंड में कोई रेजोल्यूशन नहीं होता, जिसमें दोनों स्पीकर्स ने एक बात बड़ी सही कही कि सरकार के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर होना चाहिए। वो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रेशर है वो नहीं बन पाता, क्योंकि ये जो ओपन एंडेड डिबेट होती है कि आपने टाइम फिक्स कर दिया, मैंने अपनी कह ली, तूने अपनी कह ली, और वो एक तरह से ये होता है कि वो एक रस्म सी हो जाती है, और उस रस्म के तहत आपने डिबेट कर ली और मामला खत्म हो गया। तो उसमें अगर आप देखें तो 2 बड़े स्टार पोल दिखेंगे आपको। उसके अंदर जैसे पहले स्पीकर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, कि बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी उनकी, कि जयंत सिन्हा ने कहा कि वेयर इज इन्फ्लेशन, महंगाई कहां है, विपक्ष ढूंढ रहा है, मिल नहीं रही। और वही बात आज आरबीआई जब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाती है, तो आरबीआई गवर्नर साहब की अगर आप आज भाषण सुने तो वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अबव द 6% थ्रेशोल्ड इन Q2 एंड Q3। वो कह रहे हैं कि साहब इन्फ्लेशन है, वो कह रहे हैं कि दिस कुड हार्म द ग्रोथ, वो कह रहे हैं कि साहब ये इकोनॉमी की ग्रोथ को हटा सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि इस फिस्कल में जो पोर्टफोलियो आउटफ्लोज हैं भारत से, वो 13.3 बिलियन डॉलर के हो चुके हैं। तो यानी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति है जो कि उधर दिखती नहीं है। तो क्या है कि पार्लियामेंट की इस डिबेट के लिए मैं ये कहूंगा कि जॉन एलिया साहब ने, जो शायर थे बड़े अजीम, उन्होंने कहा था कि खामोशी से अदा हो गई है रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा तो क्यों करे हम। तो क्या है कि परेशानी यह है कि इस डिबेट से निकला क्या सरकार दबाव में आई? मैं कहूंगा नहीं। इसके अलावा दूसरा पक्ष है कि विपक्ष जो है वो हंगामे में आया। विपक्ष जो है, विपक्ष ने हाउस में चोट करी, लेकिन अगेन विपक्ष की एक यूनिफाइड वॉइस नहीं थी, और उस नॉन यूनिफाइड वॉइस के कारण क्या हुआ कि सरकार अपना पक्ष रखा, विपक्ष ने अपना पक्ष रखा, और वो साहब बरी हो गए। अब आइए आप कांग्रेस की जो एक पैरेलल एक प्रोटेस्ट चल रही है बाहर, मैं कहूंगा कि कांग्रेस की जो प्रोटेस्ट है ये मल्टी डायमेंशनल एक अटेम्प्ट है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस का आप देखिए कि जिस समय डिबेट चल रही थी हाउस के अंदर, तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस डिबेट से क्या, इस प्रोटेस्ट से कांग्रेस कर क्या रही है? देखिए, जब 28 जुलाई को सोनिया गांधी जी के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ जब झड़प हुई और उन्होंने कहा डोंट टॉक टू मी, तब आप ये नोट करिए कि ऐसा आपको इतिहास में कब याद है कि सोनिया गांधी अपने बेंच से जहां बैठती हैं वहां से उठ करके दूसरी साइड पे जा करके किसी एक सांसद से बात करने जाती हैं? ये आप मुझे बताइए। और उसके 2 दिन बाद सोनिया गांधी खुद वेल के अंदर दिखाई दी। ये पीरियड में ईडी की रेड्स वाली बात चल रही थी, ईडी की क्वेश्चनिंग चल रही थी, ये सब चल रहा था। तो आप देखिए कि अब राहुल गांधी सड़क पे हैं, काले कपड़े आपने कहा पहने हैं, प्रियंका गांधी पुलिस उठाती हैं, तमाम कांग्रेस के नेता थोड़ी देर के लिए आते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बसों में भरते हैं और सारे जहां से अच्छा डिटेंशन ग्राउंड में गाने गाते हैं। लेकिन इसकी पॉलिटिकल एक मैसेज है। देखिए,
पहला, कांग्रेस अपने आप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के रूप में एक स्ट्रगल कर रही है कि एस्टैब्लिश करें। एक दूसरा उसकी तरफ से यह है कि ये जो ईडी की रेड्स हो रही हैं, इससे एक सिंपैथी फैक्टर जो है उसको जनरेट करने के लिए वो ग्राउंड पे दिखे। लेकिन अगर वो सिर्फ इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो ये होगा कि साहब सिर्फ वंश को बचाने के लिए या परिवार को बचाने के लिए हो रही है, तो उसको प्राइस राइज का जो एक वो पूरा किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की जो फर्स्ट फैमिली है वो फोरफ्रंट में, उस फोरफ्रंट का एक मैसेज है। देखिए, ये तो आप तो ठीक है कि सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि आने वाले अगस्त सितंबर के इन महीनों में, अगस्त सितंबर के पीरियड में कांग्रेस का जो अध्यक्ष का चुनाव है, अध्यक्ष की तैयारी है, वो होने वाली है। और फैमिली इस टाइम पे सबसे ज्यादा घिरी भी हुई है ईडी से, और उसमें एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए सड़क पे प्रोटेस्ट करती भी दिख रही है। लीडरशिप इशू को कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली कहीं सेटल कर रही है। सोनिया गांधी अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह जाती हैं, वेल में आके प्रोटेस्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में आप लोगों से अगर बात करेंगे तो वो ये सुगबुगाहट कहते हैं कि क्या ऐसे होने वाला है कि राहुल गांधी तो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है अभी भी, क्या कांग्रेस की कमान अगस्त और सितंबर के पीरियड में सोनिया गांधी के हाथ में जाने वाली है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरी कवायद का कांग्रेस का, यानी बिटवीन द लाइंस जो है, फाइन प्रिंट है जिसको पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप जो पार्लियामेंट की डिबेट अगर आप प्राइस राइज की कहें सौरभ, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात डिस्कस करी थी कि एमपीज को जब से विनेबिलिटी के कारण चुने जाने लगा है, तब से ऐसा हो गया है कि साहब डिबेट का जो क्वालिटी है, दूसरा एमपी जो बंधा हुआ है पार्टी के व्हिप से और पार्टी के एंटी डिफेक्शन लॉज के कारण, उसमें वो ये दर्द नहीं कह सकता कि मेरे इलाके में लोगों को महंगाई की इस चीज से मार पड़ रही है, उसको वही लाइन लेनी पड़ती है जो कि उसको पार्टी बना करके दे देती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट में प्राइस राइज की डिबेट अब बेमानी हो चुकी है। और इसके अलावा, क्योंकि अगर आप पॉइंट देखें तो अभी मैंने 2 दिन पहले ये खबर करी है कि जो इस देश में 9.34 करोड़ बीपीएल जिन लोगों को उज्ज्वला गैस योजना में गैस कनेक्शन मिले थे, उनमें से 5,41,000 ने 4 से कम सिलेंडर एक पूरे साल में लिए हैं, यानी 4 सिलेंडर या उससे कम लिए हैं। 2.1 करोड़ लोगों ने एक सिलेंडर नहीं छुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, यानी कि अगर कुल मिला के लें तो सिर्फ 19% लोग ऐसे हैं 9.34 में से जिन लोगों ने 4 या ऊपर से सिलेंडर लिए हैं पूरे साल में। 2.1 करोड़ ऐसे जिन्होंने लिया ही नहीं है, यानी कुल मिलाकर के 47% लोग ऐसे हैं उस योजना के। सौरभ, इसको याद करिए, जो हम बात कर रहे थे कि यूपी में जनता ने वोट दिया, महिलाएं ज्यादा आई और महिलाओं ने ज्यादा यूपी में बीजेपी को वोट दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने गैस के चूल्हे नहीं उठाए हैं, क्योंकि 1053 रुपए का सिलेंडर पड़ रहा है, और ये वो बीपीएल लोग हैं जहां पे मियाद है कि 27 से 30 हजार रुपए अगर आपकी साल की आमदनी है तो आप बीपीएल हैं। तो अगर आप साल में 6 सिलेंडर भी खरीदते हैं तो उस 30,000 में उस हाउस होल्ड का 6,000 रुपया निकल जाता है साहब, क्योंकि 200 रुपया अभी सब्सिडी सरकार ने अनाउंस की है गरीब आदमी को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के जो प्राइस राइज के मल्टीपल डायमेंशन है साहब, वो जो मार आम जनता पे पड़ रही है जी, वो एक क्राइसिस है। दूसरा जो आरबीआई कर रही है वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कर रही है। इन्फ्लेशन इज ए मॉनेटरी इकोनॉमिक टूल, लेकिन इस समय पे जरूरत फिस्कल मेजर्स की है जो कि नहीं आ रहे हैं, और आप आरबीआई की तरफ से मनी सप्लाई को सख्त करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। साहब, कवायद होनी चाहिए थी डिमांड की। डिमांड आज भी कम है। आपको डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी अपने आप पटरी पर आएगी। अगर सिलेंडर नहीं उठ रहे इस देश में, गरीब से गरीब भी नहीं उठा रहा है, तो साहब कहीं ना कहीं डिमांड की कमी हो रही है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। थैंक यू राहुल जी। कौशिक, एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहता हूं। पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर हमने सुने थे, पर दूसरों के लिए क्राइसिस क्रिएट करके पॉलिटिक्स को मैनेज करने वाले एक नए मैनेजर हमारे सामने आए हैं। आपके गृह राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। हमने देखा कि 5 बरस तक सर्बानंद सोनोवाल सरकार में मंत्री रहते हुए किस तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में भाजपा या सहयोगी दलों की और एनडीए की सरकार बनाने का काम करवाया। अब हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में ऑपरेशन हुआ वो भी सूरत टू गुवाहाटी पहुंचा,
और झारखंड में भी जब झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक बंगाल में पकड़े गए तो एक चौथे ने कह दिया कि ये सब तो हिमंता बिस्व शर्मा का ऑपरेशन है और गुवाहाटी से कॉल आ रहे थे। हिमंता की अभी पोजीशन क्या है? वी नो दैट ही इज ब्लू आइड बॉय ऑफ अमित शाह, होम मिनिस्टर इस देश के, पर उनकी अपनी कुलजमा राजनीति क्या हम समझना चाहते हैं, क्योंकि असम से भी लगातार खबरें आ रही हैं। हिमंता का बतौर मुख्यमंत्री ये बयान आया कि कट्टरपंथ का हॉटबेड बन रहा है असम, इस पर उन्होंने बात कही। और एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि सेकेंडरी क्लासेस तक मातृभाषाओं में पढ़ाया जाएगा तो बेहतर होगा, लेकिन हिमंता कह रहे हैं कि अंग्रेजी की अनिवार्यता पर वो बहुत जोर दे रहे हैं और उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो मैं इन 2 पर आपकी राय चाहता हूं। आप उनके एजुकेशन पॉलिसी पे राय चाहते हैं या हिमंता के पॉलिटिक्स पे? दोनों पे राय चाहता हूं, इसीलिए मैंने दोनों का जिक्र किया। आपको तो फिर अलग से एक सेशन करना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि हिमंता इतनी फैली हुई चीज है जी कि आपके 10-5 मिनट में वो बताना मैं तो बल्कि एक ये सार्वजनिक रूप से मांग भी रखना चाहता हूं। आपने स्वामी रामदेव पर बायोग्राफी लिखी है, नेशन इज ईगरली वेटिंग कि कोई हिमंता बिस्व शर्मा पर भी अब एक बायोग्राफी लिखी दी जाए। एक बायोग्राफी निकला है वो, अच्छा। रूपा ने एक बायोग्राफी निकाला है, एक मैं नाम भूल गया लेखक का, मैं पढ़ा नहीं वो किताब। आप कब लिखेंगे? मैं नहीं लिखूंगा, मैं पॉलिटिशियंस के बायोग्राफी लिखने से मुझे थोड़ा सा तकलीफ है, क्योंकि सारे सच लिख नहीं सकते और थोड़ा दिक्कत है, वो अलग बात है। जी आपको तो एहसास हो ही गया होगा 1-2 दफे जब हम मिले बिस्व शर्मा से, तभी आपको एहसास हो गया सब कुछ लिखा नहीं जा सकता है, बहुत सारे दिक्कतें आ जाएंगे हम पे भी और दूसरे लोगों पे भी। हिमंता बिस्व शर्मा के पॉलिटिक्स जो आप अभी देख रहे हैं वो असम 1992 से देख रहे हैं और सत्ता में 2001 से देख रहे हैं। वो ऐसे ही काम करते हैं जो काम अभी वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, वो असम में स्टेट लेवल में वो ही कर रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो विरोधी एमएलए के पास वो चले जाएंगे और हर कोई उनका बात मान लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों मान लेते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि वो बहुत ही अलग लेवल पे दूसरों के साथ रिश्ता कायम रखते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ वो कैसे अपने नेटवर्क को फैला के रखते हैं। आपने सुना होगा त्रिपुरा में इलेक्शन हुआ था, एक बीजेपी और त्रिपुरा के एक जो इंडिजिनियस पार्टी है उस पार्टी के साथ उनका साठगांठ हुआ था। तो ऐसे इतनी आसानी से नहीं हुआ था। 1 साल पहले, मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन से 1 साल पहले, हिमंता बिस्व शर्मा को पता चलता है कि वहाँ के उस पार्टी के, जो पार्टी कभी सत्ता में नहीं आए, उनके जनरल सेक्रेटरी के बेटे को हार्ट में एक प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है और सर्जरी चाहिए, उनके पास पैसे भी नहीं है। तो पहुंच गए, जस्ट खबर मिला था किसी बातों से, वो पहुंच गए वहाँ और पहुंच के जो बच्चा था उनका पूरा इलाज करवाया, फ्री में करवाया, दूसरे स्टेट में ले जाके बड़े हॉस्पिटल में करवाया। अब हुआ क्या, वो जो पॉलिटिकल लीडर था वो हिमंता के आभारी हो गए पूरे जिंदगी के लिए, क्योंकि एक इमोशनल बात है, किसी के बच्चे की जिंदगी बचा दिया। तो जब वो कोalition बनने की बात आ गई तब ये लीडर ने बहुत क्रूशियल भूमिका निभाई। तो मैं ये छोटा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप वो दूरदर्शिता को देखिए। 1 साल पहले उन्होंने देखा कि ये जो लीडर है अभी वो बड़ा लीडर नहीं है, लेकिन मेरा काम आ सकता है बाद में। उसी तरह मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिस दिन मेघालय का इलेक्शन का रिजल्ट आया था 2018 में, तो सब लोग अपने अपने हिसाब किताब कर रहे थे। तो हिमंता बिस्व शर्मा जाके एक ऐसे नेता के घर में बैठ के डिनर किया जो हार चुके थे, इलेक्शन हार चुके थे। तो पूछा गया तो क्यों ऐसा किया, तो बोला आज वो हार चुके हैं, किसी दिन वो जीत सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर याद रखेगा कि उसके जो हार के दिन है उस दिन कौन उसके साथ खड़ा था और मुझे कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं। पॉलिटिक्स में ये बात किसी को नहीं पता कब कैसे काम आ जाए। तो ये जो हिमंता बिस्व शर्मा की क्वालिटी है, इसके वजह से वो कांग्रेस में था, तो कांग्रेस में उनका एक ऐसा नेटवर्क है कि आज भारत के किसी भी देश में हो जाएंगे, किसी भी भारत के राज्य में जाएंगे, हर राज्य में कांग्रेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, उनमें उनके दोस्त निकल के आएंगे जो उनके मदद करते हैं और जिसका आपको आंखों देखा नमूना आपको ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम पता चल गया था। कौशिक नहीं बताएंगे खुल के, हम बता देते हैं। हमने ये देखा इंटरव्यू के बाद, वो इंटरव्यू दूसरी वजह से ज्यादा वायरल हो गया, विपक्ष ने खूब इस्तेमाल किया कि कोविड है, कहाँ है कोविड, मैं बता दूंगा जब आएगा, मास्क लगाया नहीं लगाया।
पर हमने कैमरा ऑफ होने के बाद देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिश्व शर्मा के पास कांग्रेस के तमाम विधायक और प्रत्याशी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के प्रत्याशी न सिर्फ फोन कर रहे थे, अपने यहां का हाल बता रहे थे, दूसरों का हाल बता रहे थे। और बदरुद्दीन अजमल ने तो ये ऑन कैमरा कहा उसका कोई भरोसा नहीं हो सकता, मेरे पार्टी से कई कैंडिडेट ऐसे हो जो उसके लिए चुनाव लड़ रहे हो। आपने देखा होगा लाइव विवरण दे रहे थे, उस समय राहुल गांधी वहां पे था, असम पहुंच चुके थे। वो राहुल गांधी कहां पे किस नेता के साथ क्या बात कर रहे थे, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे, यहां तक कि मैं उस बारे में लिखा भी था कि राहुल गांधी और कुछ नेता एक असम के एक गेस्ट हाउस में बैठ के स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे। और वो जो डिस्कशन था, इंडोर डिस्कशन था, उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग उसी रात को 1 घंटे के अंदर अंदर हिमंत बिश्व शर्मा के पास पहुंच गए थे। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता है, कांग्रेस के। दिस शोज द इंटेलिजेंस सर्किट ऑफ। आप ये पता लगा सकते हो कि कौन कहां पे कैसे इनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो है, आपने राज्यसभा अभी जो 20 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति चुनाव में, उसी तरह हमने देखा उससे पहले कि राज्यसभा इलेक्शन के टाइम में 2010 में, शायद मैं एग्जैक्ट साल भूल गया हूं, तो हिमंत बिश्व शर्मा उस समय कांग्रेस में थे, तो बीजेपी के 3 एमएलए को अपने गाड़ी में बिठा के ले आए थे वोटिंग करवाने के लिए। तो इस तरह का जो काम है, अपफ्रंट काम करते हैं इस तरह के पॉलिटिकल मैनेजमेंट, या आप जैसे भी कहो, ये असम के लोग परिचित है, बहुत सालों से परिचित है। आप पूरे देश ये देख रहा है, और इसी वजह से इनके जो डिलीवरेंस है कि किसी भी चीज़ को करके देने का, इनका जो एक नेटवर्क है, टीम है, इनका यही यूएसपी है कि असाइनमेंट आए तो हम आखिरी तक करके दिखाएंगे। एजुकेशन पर एक टिप्पणी फिर क्लोज करेंगे। अब एजुकेशन की बात मैं ये कह रहा हूं, मैं इस पे डिटेल पे बात किया हिमंत बिश्व शर्मा से भी, और बाकी जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी सेंटर में बनाया था सबसे बात मैंने मैगजीन में आपकी रिपोर्ट भी देखी इस पे। तो इसमें दिक्कत यह है कि एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं कि हम मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेजेस में हम पढ़ाएंगे, और जितना आगे तक पढ़ा सकते हैं उतना ही अच्छा है। साथ में ये बोल रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इनफैक्ट असम में हिमंत बिश्व शर्मा ने घोषणा किया है 2-3 दिन पहले ही कि मेडिकल जो करिकुलम और इंजीनियरिंग असमीज में कर रहे हैं, करिकुलम तैयार कर रहे हैं, और साथ में ये बता रहे हैं कि 12वीं तक अंग्रेजी में गणित और विज्ञान पढ़ाएंगे। अब इनकी वजह क्या है, ये बात भी मानना पड़ेगा कि आप जो एस्पिरेशनल क्लास है देश में, वो अंग्रेजी एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जा नहीं पाते। तो एक डिमांड है, ये बात भी सच है, लोगों के डिमांड है, और एक पॉलिटिकल नेता इस बात को भली भांति जानते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, मैं 10वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा, मैं भी एसएमईज मीडियम में पढ़ा। तो हमारे जो साइंस और मैथ्स के टीचर थे वो हमेशा कहते थे कि बेटा ये जो टर्म्स है ना, इनको अंग्रेजी में याद करो, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीजें हैं, या फिजिक्स के टर्म है। और 11वीं फिर मैंने इसी वजह से स्कूल चेंज किया कि भाई मैथ और साइंस तो अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो आगे आपको किताबें मिलेंगी, कोर्स मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, वो आपको हिंदी में या दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं मिलेगा। तो काफी प्रैक्टिकल चीज है वो। नहीं, वो उसी प्रैक्टिकल वजह से उन्होंने ये तय किया कि हाँ ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाएंगे साइंस और मैथ्स। लेकिन उनमें दिक्कत ये है कि अगर आगे जाके, जैसे कह रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन भी असमीज में होगा, या तमिल में होगा, या गुजराती में होगा, जहां जैसे होगा, तो एक बहुत बड़ी केओटिक सिचुएशन क्रिएट होगा। और सबसे बड़ी बात, जो मैं एक टॉप ऑफिशियल के साथ में बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी स्टेट में इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि टीचर्स की क्वालिटी, अब ये इंग्लिश में तो बता दिया कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा? क्या जो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टीचर्स है जो पढ़ा रहे हैं एसएमईज में, या जो भी लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कोई बोडो में पढ़ा रहे हैं, क्या वो इक्विप्ड है कि कल से वो इंग्लिश में पढ़ा पाएंगे? क्या वो टेक्स्ट बुक तैयार हो गए कि इंग्लिश में पढ़ा पाएंगे? तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जो मुझे लगता है ये डिसीजन थोड़ा सा हैस्टिली या कोई पॉलिटिकल वजह से एक वो क्रिएट करने के लिए, जिसमें मुझे लगता है थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, और बातों को एक सिस्टम में डाल के धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मेडिसिन हम एसएमईज में पढ़ेंगे लेकिन साइंस हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसको ख़त्म करके एक सिंक्रोनाइज तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है असम गवर्नमेंट इस पे गौर कर रहे हैं, और आज एक मंत्री का बयान भी आया, पता नहीं, मैंने सुना नहीं खुद, लेकिन
मीडिया में पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि ये ऑप्शनल करेंगे, कि जो चाहते हैं कि वो इंग्लिश में पढ़ पाएंगे, जो चाहते हैं वो एसएमईज में पढ़ पाएंगे। लेकिन बोलना आसान है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे, ये बात तो सही पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए सच है कि उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। मुझे नहीं लगता वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में अभी है। पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जी। और आप जिस किताब का जिक्र कर रहे थे, फ्रॉम वंडर बॉय टू सीएम, वो अजित दत्ता की लिखी किताब है। जी। राहुल जी ने मुझे मैसेज करके इसके बारे में सूचित किया। पुडुचेरी में रहता है। जी। आप तीनों लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, कौशिक जी और रोशन किशोर जी, थैंक यू सो मच।